हेलो एवरीवन, वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग इस सीरीज का शुरुआत क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से की है और आज हम लोग का 8वां दिन है। और मैंने पहले ही वीडियो में पहले ही क्लास में क्लियर कर दिया था कि हम लोग प्रत्येक चैप्टर को 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट में हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे उसको क्लियर करेंगे और दूसरा पार्ट में उस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 20 to 30 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का कंफ्यूजन, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए, आज हम लोग का इस सीरीज का 8वां दिन है और आज के दिन हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी का ही 5th नंबर चैप्टर, वो है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। इसका कंसेप्ट वाला पार्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आज हम लोग इस चैप्टर को एमसीक्यू के थ्रू सोल्व करेंगे। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल वरन्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक एंड सॉइल इज कॉल्ड। यानी कि उस डोमेन का नाम बताइए जो बना हुआ है सॉलिड रॉक से और सॉइल से। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि हम लोगों ने अर्थ के मेजर डोमेन के बारे में डिस्कस किया और अर्थ का 4 मेजर डोमेन है। पहला जो डोमेन था वो था हमारा लिथोस्फीयर। दूसरा था हमारा हाइड्रोस्फीयर और थर्ड नंबर था हमारा एटमॉस्फेयर और फोर्थ नंबर था बायो, क्या था, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर है जो 2 चीज से मिलके बना हुआ है। एक है क्रस्ट और प्लस थिन लेयर ऑफ सॉइल्स। इससे थिन लेयर ऑफ सॉइल्स। जो लिथोस्फीयर है इसमें 2 वर्ड हैं, एक है लिथो और दूसरा है स्फीयर। लिथो का मतलब होता है रॉक और स्फीयर का मतलब होता है लेयर, यानी कि रॉकी लेयर्स। यानी कि अर्थ का वो पार्ट जो क्या है, रॉक से बना है और सॉइल से बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे चलते हैं, जिसपे अपना गाड़ी दौड़ाते हैं, जिसपे ट्रेन दौड़ाते हैं, जिसपे अपना फसल उगाते हैं, यानी कि फार्मिंग करते हैं, अपना घर बनाए हैं, वो क्या है, लिथोस्फीयर है। वो क्या है, लिथोस्फीयर है जो क्रस्ट और सॉइल से मिलकर बना हुआ है। अब पूछेगा कि सर ये क्रस्ट क्या है, तो आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि अर्थ का डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। जैसे ऑनियन में यानी कि प्याज में डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, वैसे अर्थ को जब हम लोग बीच में काटेंगे तो हमें डिफरेंट लेयर मिलेगा। तो जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है, जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है वो क्रस्ट है और उस क्रस्ट के ऊपर सॉइल का पतली सी चादर है। और जब क्रस्ट और ये सॉइल का चादर एक साथ मिलता है तो क्या बनाता है, लिथोस्फीयर बनाता है। यानी कि जो अर्थ का वो डोमेन जो सॉलिड रॉक और सॉइल से मिलके बना हुआ है उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिथोस्फीयर बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्या बोलते हैं उसको, लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब आया हाइड्रोस्फीयर, क्या होगा, तो हाइड्रोस्फीयर वाटर डोमेन ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर क्या है, वाटर डोमेन ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ का जो वाटर वाला पार्ट है, वाटर का पोर्शन है, उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। और जो अर्थ पे वाटर का जो 3 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, हाइड्रो का मतलब ह्यूडर वर्ड से बना है और इस ह्यूडर का मतलब होता है वाटर, वाटर। और इस वाटर का 3 डिफरेंट फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस का मतलब होता है वाटर,
वेपर, वेपर, वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में है। लिक्विड जिसमें आ जाएगा रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर, ओशियन वाटर और लेक। सॉलिड में आ जाएगा ग्लेशियर यानी कि आइस। ठीक, ये जितने भी फॉर्म है वाटर के डिफरेंट डिफरेंट, ये सारे पार्ट मिलके, सारे फॉर्म मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर। फिर आता है एटमॉस्फेयर यानी कि गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ। गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और इसमें जो मेनली जो मेन यानी कि जो गैस है वो कौन कौन सा है, नाइट्रोजन 28% और ऑक्सीजन 21%। फिर आता है बायोस्फीयर, जहाँ पे ये तीनों एटमॉस्फेयर, तीनों डोमेन, अर्थ का तीनों ये डोमेन इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ मिलते हैं, वहाँ पे बनता है बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ क्या है, पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिथोस्फीयर है। यानी कि द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक एंड सॉइल इज कॉल्ड द लिथो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि अर्थ का वो डोमेन जो रॉक और सॉइल से मिलकर बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है, तो पहले आप एटमॉस्फेयर के बारे में जानिए, एटमॉस्फेयर के बारे में जानिए। एटमॉस्फेयर में जो मेन वर्ड है वो है एटमॉस, एटमॉस। और इस एटमॉस का मतलब होता है वेपर, और इस वेपर का मतलब होता है गैस। यानी कि जो गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ है, गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ है वही क्या है, एटमॉस्फेयर। ये जो गैसियस लेयर है ये मेनली दो गैस से मिलकर बना हुआ है, एक नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो 28% है और ऑक्सीजन है वो 28% है, 21 या 21% है, 21% है। और जो मेन और भी छोटे मोटे हैं वो इस 1% में अवेलेबल है। क्या है, इस 1% का पार्ट है। ठीक ना। अब जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो मेन गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है। यानी कि द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। ये जो एटमॉस्फेयर है हमें प्रोटेक्ट करता है सन के यूवी रेडिएशन से। एटमॉस्फेयर क्या करता है, सन के यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। एयर का जो डेंसिटी है, एयर का जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग हाइट। यानी कि जो एयर का डेंसिटी है वो हमारे अर्थ के सरफेस से रिलेटेड, यानी कि अर्थ के सरफेस पे क्या है, हाई डेंसिटी है। और जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे तो एयर का डेंसिटी क्या होगा, लो होगा। एयर का डेंसिटी क्या होगा, लो होगा। और टेम्परेचर भी जब हम लोग एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सबसे पहला इस क्वेश्चन का जो मेन ऑप्शन है, मेन जो आंसर है वो क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो मुक्त रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टिनेंट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न एंड ईस्टर्न हेमीस्फीयर। यानी कि इसमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जो इंटायरली साउदर्न और ईस्टर्न हेमीस्फीयर में लोकेटेड है। तो आपको पता है कि जो इक्वेटर है यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को दो हेमीस्फीयर में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और दूसरा साउदर्न हेमीस्फीयर। यानी कि जो इक्वेटर है,
जो इक्वेटर है अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर। और वहीं पे 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम लोग प्यार से प्राइम मेरिडियन बुलाते हैं, ये अर्थ को दो डिफरेंट हेमिस्फीयर में बांटता है। एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो साउदर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, वो भी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। साउदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही आंसर है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया है जो अर्थ के साउदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, यानी कि लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, व्हाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समटाइम कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर? आपको बताना है कि क्यों हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो आप जब इस मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि अमेजन फॉरेस्ट से, अमेजन रिवर से ये जो इक्वेटर है वो क्या करता है? पास करता है। ठीक, अमेजन रिवर से, यानी कि साउथ अमेरिका के इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील से होते हुए अफ्रीका को क्रॉस करता है और फिर एशिया में जाता है। जब आपको सबको पता है हम लोग को कि जो इक्वेटर है अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। और जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लैंडमास दिखाई देगा, बहुत ही ज़्यादा लैंडमास दिखाई देगा। तो इसीलिए, यानी कि क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मेजर पोर्शन क्या है? लैंड मास है, मेजर अमाउंट में लैंड मास है, इसलिए हम लोग कभी कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर बुलाते हैं, यानी कि इट हैज़ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लैंड मास। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा मात्रा में लैंड मास है, इसीलिए हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, द नैरो जोन वेयर द लैंड यानी कि लिथोस्फीयर, वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर, एयर यानी कि एटमोस्फीयर, वो नैरो जोन जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं लाइफ को एग्जिस्ट करने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको पता है कि अर्थ पे मेजर 4 डोमेन है और इसी 4 डोमेन के एग्जिस्टेंस के कारण अर्थ पे लाइफ क्या है? पॉसिबल है। तो मेन जो 3 डोमेन है जिसके कारण चौथा डोमेन एग्जिस्ट करता है, वो 3 डोमेन कौन कौन? वो है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर और चौथा है एटमोस्फीयर। क्योंकि ये क्योंकि ये 3 डोमेन अर्थ पे है, इसीलिए इन तीनों के इंट्रैक्शन वाले पॉइंट पे एक नैरो जोन क्रिएट होता है, और इसी नैरो जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। इस नैरो जोन को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। क्योंकि इन तीनों का इंट्रैक्शन जहां पे होता है, उस इंट्रैक्शन पे ही लाइफ पॉसिबल है। अगर इनमें से किसी एक को डैमेज करेंगे या किसी एक को रिमूव कर देंगे तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। लाइफ पॉसिबल इसीलिए करता है क्योंकि ये 3 मेजर डोमेन है, लिथो, हाइड्रो और एटमोस्फियर। लिथो का मतलब हो गया लैंड, हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर और एटमोस्फेयर का मतलब हो गया एयर। तो जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे में से इंटरेक्ट करता है, उस इंटरेक्शन वाले जो जोन है, वो जो नैरो जोन है, उसी नैरो जोन को हम लोग बायोस्फीयर बोलेंगे। यानी कि द नैरो जोन वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट टू सपोर्ट लाइफ इज कॉल्ड द बायो, क्या बोलेंगे उसको? बायोस्फीयर बोलेंगे। यानी कि जहां पे लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करेगा, उस नैरो जोन को, उस इंटरेक्ट होने वाले नैरो जोन को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। आपको ध्यान में होना चाहिए, अगर दो बड़ा बड़ा लैंडमास, क्या दो बड़ा बड़ा लैंडमास मान के चलो,
दो बड़ा बड़ा लैंडमास, ऊपर है नॉर्थ अमेरिका और नीचे है साउथ अमेरिका। जब दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करने के लिए एक पतला सा क्या है, लैंड का स्ट्रिप है, इस पतला वाला जो लैंड स्ट्रिप है उसी को हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एस्थमस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्थमस। यानी कि एस्थमस है एक नैरो लैंड का स्ट्रिप है जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है, दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है। और जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला एस्थमस है उसको हम लोग बोलते हैं एस्थमस ऑफ पनामा। क्या बोलते हैं उसको, एस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, अब आपको बताना है बेरिंग स्ट्रेट क्या होता है। सबसे पहले ये जानो कि ये स्ट्रेट क्या है। स्ट्रेट क्या है, तो स्ट्रेट एक वाटर का नैरो चैनल होता है, वाटर का एक नैरो चैनल होता है जो दो मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। जैसे कि आपको पता है यह है हमारा प्यारा भारत, ये भारत का साउदर्न पोर्शन है और आपको पता है कि भारत के साउदर्न पोर्शन में श्रीलंका एग्जिस्ट करता है। अब भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो नैरो वाटर बॉडीज है जो बे ऑफ बंगाल बीओबी और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट यानी कि वैसा नैरो बॉडी जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। अब जाइए अपना एटलस खोलिए, अब बताइए कि बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ पे है और केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है। ये तीनों ऑप्शन का सही लोकेशन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कोई भी क्वेश्चन है खास करके इस चैप्टर से बहुत ही आसान है, कोई खास नहीं है, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं खास करके एटमॉस्फेयर वाले पोर्शंस। ठीक है, इस चैप्टर से आए हुए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है व्हिच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर प्लांट टू मेक देयर फूड। अब आप बताइए, सबको फोटोसिंथेसिस पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में सबसे मेन गैस कौन सा है जो प्लांट एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करता है। वो जो मेन गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। अंटार्कटिका इज परमानेंटली कवर्ड बाय अ थिक आइस शीट। जो अंटार्कटिका है वो हमेशा एक थिक आइस शीट से घिरा हुआ है, क्यों। थिक आइस शीट से घिरा हुआ है क्यों। जैसे कि आपको पता है कि यह है हमारा प्यारा भारत, सॉरी यह है हमारा अर्थ, और इस अर्थ के बीचों बीच से गुजरने वाला जो लाइन है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, और उसके बाद आता है हमारा अंटार्कटिका। और ये जो अंटार्कटिका है ये हमेशा आइस से घिरा होता है। एक तो ये हायर एल्टीट्यूड पे एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम अमाउंट में पहुँचता है। यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट है, यानी कि अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है ये लोकेटेड है साउथ पोल पे, इसीलिए ये जो पोर्शन है ये हमेशा आइस शीट से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। क्या है, आइस शीट से घिरा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन, which of the following example of the interaction between hydrosphere and lithosphere। हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच में जहाँ पे इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, वेव इरोडिंग कोस्टलाइन, अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, अ प्लांट ग्रोइंग इन द सॉइल और द एनिमल ड्रिंकिंग वाटर। बताओ, वेव इरोडिंग कोस्टलाइन जहाँ पे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, a waves eroding coastline, a bird flying in the sky और plant growing in the soil और animal drinking water। बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वेव इरोडिंग अ कोस्टलाइन। वेव इरोडिंग कोस्टलाइन यानी कि जहाँ पे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर मिलता है, यानी कि वो क्या है, वेव इरोडिंग कोस्टलाइन है। वो क्या है, वेव इरोडिंग कोस्टलाइन है। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज। यूरोप और एशिया, आपको पता है कि हमने बताया भी है
यूरोप और एशिया को सेपरेट करने वाला जो माउंटेन है वो कौन सा है? यूराल माउंटेन। क्या है? यूराल माउंटेन्स है, यूराल माउंटेन है। इधर है यूराल माउंटेन के एक साइड है यूरोप और एक साइड है एशिया। और हमने आपको बताया है ये जो यूरोप और एशिया है ये दोनों एक ही लैंड मास है। क्या है? दोनों एक ही लैंड मास है, इसीलिए हम लोग कभी कभी यूरोप और एशिया वाले लैंड मास को यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। यानी कि जो बी नंबर हमारा ऑप्शन है वो क्या है? सही ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग सन द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे एंड इज क्रूशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोस्फीयर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो एटमोस्फेयर का लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है सन लाइट के जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको फिल्टर करने में। तो वो है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर एग्जिस्ट करता है, ओजोन लेयर एग्जिस्ट करता है और इसी ओजोन लेयर, यही जो ओजोन लेयर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करता है। और ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फीयर। 12 नंबर क्वेश्चन, if you were standing on the Isthmus of Panama you could be in। अगर आप Isthmus of Panama पे लोकेटेड है तो आपका लोकेशन क्या है? आपको बताना है वहां पे आपका जो लोकेशन है वो क्या है। ये है हमारा इस्थमस ऑफ पनामा। जब आप इस्थमस ऑफ पनामा पे लोकेटेड होंगे तो आप होंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों में। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों में, क्योंकि इस्थमस ऑफ पनामा है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला एक इस्थमस है। क्या है? इस्थमस है। और इस्थमस क्या होता है? एक नैरो लैंड का स्ट्रिप होता है जो दो मेजर यानी कि दो बड़े बड़े लैंडमास को कनेक्ट करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मैरिना ट्रेंच is the deepest point in the earth on the earth is located at the floor of which ocean। यानी कि मैरिना ट्रेंच कौन से ओशियन में लोकेटेड है? तो वो है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना है कि पैसिफिक ओशियन में मैरिना ट्रेंच का लोकेशन क्या है। तो मैरिना ट्रेंच का पैसिफिक ओशियन में लोकेशन है फिलीपींस के ईस्टर्न कोस्ट पे। फिलीपींस के ईस्टर्न कोस्ट पे। 14 नंबर क्वेश्चन, which of the following best describe the relationship between the lithosphere, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फेयर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बेस्ट रिलेशनशिप बताता है इसके बीच में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फेयर के बीच। आप सबको पता है कि जब ये तीनों लेयर एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पे एक नया लेयर बनता है बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ क्या है? पॉसिबल है। पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है दे आर 3 इंडिपेंडेंट डोमेन विथ नो कनेक्शन। यानी कि ये 3 डिफरेंट इंडिपेंडेंट डोमेन है जिसके बीच में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है। ये क्या है? गलत बात है। बी नंबर, दे आर द 3 सेपरेट लेयर ऑन द टॉप ऑफ द अदर। क्या ये वर्टिकल लेयर है? तो नहीं, ये वर्टिकल लेयर नहीं है, ये सेपरेट लेयर नहीं है, यानी कि गलत है। 3 नंबर, दे कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ये जो है कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एट देयर बाउंड्री, अपने बाउंड्री पे। यानी कि जो सी नंबर हमारा ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी कि ये हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और जहाँ पे और अपने बाउंड्री पे इंटरेक्ट करते हैं उसी बाउंड्री पे लाइफ क्या है? एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट द बायोस्फीयर इज कंसिडर्ड अ यूनिक एंड क्रिटिकल डोमेन ऑफ द अर्थ। इनमें से कौन सा रीजन है? आपको बताना है क्या रीजन है कि बायोस्फीयर को एक यूनिक और क्रिटिकल डोमेन अर्थ का माना गया है। क्यों? आप बताइए। पहला ऑप्शन है इसका, इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द डोमेन, क्योंकि बायोस्फीयर सारे डोमेन से लार्जेस्ट है इसलिए यूनिक और क्रिटिकल है। तो नहीं। फिर है, इट इज द ओनली डोमेन दैट कंटेन वाटर। बायोस्फीयर ही एक ऐसा डोमेन है जहां पे वाटर एग्जिस्ट करता है। ये भी गलत है। 3 नंबर ऑप्शन है, इट इज द जोन ऑफ इंटरेक्शन। ठीक, जो बायोस्फीयर है ये जोन ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द अदर 3 फिजिकल डोमेन दैट सपोर्ट लाइफ। यानी कि सी नंबर हमारा ऑप्शन है वो क्या है? सही है। बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर
एक नैरो इंट्रैक्शन जोन है जहां पे 3 जो मेजर फिजिकल डोमेन है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, जहां पे वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और जिस जगह पे ये इंटरेक्ट करते हैं तीनों, जिस जगह पे इंटरेक्ट करते हैं उस जोन को, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द नेचुरल प्रोसेस। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है अर्थ पे। अब आपको बताना है विच गैस प्राइमरली कंट्रीब्यूटेड टू बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज द मेजर कंसर्न फॉर इनहेंसिंग दिस इफेक्ट एंड कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। एक बात आप जान जाइए कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एक वाइटल रोल प्ले करता है जिसके कारण अर्थ पे लाइफ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारे कुछ एक्टिविटी के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इसमें उस गैस का, जिस गैस से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आता है, उस गैस का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। अब इस इंक्रीज होने के कारण, उस गैस के अमाउंट को इंक्रीज होने के कारण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है अर्थ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तो ये किस गैस के कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किस गैस के कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। द स्वेज कैनाल इज द मैनमेड वाटरवे दैट हैज आर्टिफिशियली सेपरेटेड टू कॉन्टिनेंट। तो which two continent did it separated? जो स्वेज कैनाल है एक मैनमेड कैनाल है और ये जो कैनाल है ये दो कॉन्टिनेंट को आर्टिफिशियली सेपरेट किया गया है। क्या किया गया है, आर्टिफिशियली सेपरेट किया गया है, क्योंकि नेचुरली ये दोनों एक दूसरे से क्या थे, जुड़े हुए थे। दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन स्वेज कैनाल बना करके आर्टिफिशियली हम लोग ये दोनों कॉन्टिनेंट को अलग कर दिए हैं। वो कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो है एशिया और अफ्रीका। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया और अफ्रीका। जैसे देखो ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इस साइड मेडिटेरेनियन सी है और इस साइड रेड सी है। और मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कैनाल बना दिए। क्या कर दिए, कैनाल बना दिए। और ये कैनाल क्या करता है, एशिया को अफ्रीका से अलग कर देता है आर्टिफिशियली। तो क्या है, एशिया और अफ्रीका, यानी कि बी नंबर जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या है, सही ऑप्शन है। यानी कि स्वेज कैनाल एक मैनमेड वाटरवे है, एक मैनमेड कैनाल है जो आर्टिफिशियली दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है। अब आपको बताना है वो दो कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं। दोनों कॉन्टिनेंट क्या है, एक एशिया है और दूसरा अफ्रीका है। 18 नंबर क्वेश्चन। व्हाइल मोर देन 20% ऑफ अर्थ इज कवर्ड इन वाटर। आपको पता है कि जो हाइड्रोस्फीयर में खास करके ओशनिक वाटर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। टोटल वाटर लगभग 21% है और इस 21% का लगभग 97% जो पोर्शन है ये ओशियन वाटर है। और रेस्ट जो 3% है ये 3% फ्रेश वाटर में आता है, जो मिल के बना होता है ग्राउंड वाटर से, रिवर वाटर से, लेक से, और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, ग्लेशियर है, उससे। अब आपको बताना है द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज स्टोर्ड इन। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थ पे 20% से ज़्यादा वाटर एग्जिस्ट करता है और इस 20% में जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो है ग्लेशियर और आइस कैप। ग्लेशियर और आइस कैप में ज़्यादा मात्रा में फ्रेश वाटर क्या है, एग्जिस्ट करता है। 19 नंबर क्वेश्चन। द शार्प इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच गैस बियॉन्ड द इट्स ट्रेस पर्सन्स इन द एटमोस्फेयर इज द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर टू द इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। बताना है कि किस गैस के कंसंट्रेशन को शार्पली इंक्रीज होने से जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो गया है। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब आते हैं, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत जरूरी है लाइफ को एग्जिस्ट करने।
लेकिन जब हम लोग इसको आर्टिफिशियली बढ़ाएंगे, अपने लोभ लालच में जब हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा। जब अमाउंट इंक्रीज होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होगा, और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोस्फीयर इज करेक्ट। बायोस्फीयर से रिलेटेड इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। पहला है, इट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। सही है, सही है। इट इज द जोन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। सही है। बायोस्फीयर क्या है, जोन ऑफ इंटरेक्शन है लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमोस्फीयर का। फिर है, इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड अनचेंजिंग अक्रॉस द प्लेनेट। ये पूरे प्लेनेट पे चेंज और नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है, सही है। 22 नंबर क्वेश्चन, 22, इफ द अर्थ एक्सिस वेयर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, व्हाट वुड बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ द मेजर डोमेन। आपको बताना है, जैसे कि देखो यहां पे दो चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। पिछला वाला चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ और दूसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर डोमेन ऑफ द, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा अर्थ का एक्सिस है जिसपे अर्थ रोटेट करता है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे। ठीक, अपने ऑर्बिटल प्लेन पे वो 66.5 डिग्री पे टिल्टेड है, और ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के रिस्पेक्ट में वो 23.5 डिग्री पे क्या है, टिल्टेड है। अगर क्या होगा कि जब अर्थ टिल्टेड नहीं होगा और अर्थ का जो एक्सिस होगा ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा, तो अर्थ इस पे क्या होगा, रोटेट करेगा। जब एक्सिस पे अर्थ रोटेट करेगा तो हर जगह है जो टेम्परेचर होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि यहाँ पे किसी भी टाइप के सीजनल वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे दो लैटिट्यूड के बीच में। अगर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो हम लोग डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट सीजन देखते हैं, वो सीजन में वेरिएशन नहीं होगा। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यानी कि इंडिया में समर है तो हमेशा समर रहेगा, विंटर है तो विंटर रहेगा, मानसून है तो मानसून सीजन ही रहेगा, ये सीजन चेंज नहीं होगा। तो इसका मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट वुड बिकम सिमेट्रिकल। तो क्या कॉन्टिनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होगा, तो इसका कॉन्टिनेंट से कोई लेना देना। नेक्स्ट, द साइकिल ऑफ सीजन एज वी नो इट सीज टू एग्जिस्ट। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। अर्थ पे किसी भी टाइप के सीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं होगा, सीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सीजन एग्जिस्ट कब करता है, जब अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। अगर सीजन अर्थ अपने एक्सिस के, अर्थ का एक्सिस क्या होगा, ऑर्बिट उसके अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन पे हो जाएगा और अर्थ इस परपेंडिकुलर एक्सिस पे रोटेट करेगा, तो अर्थ के सेम जगह पे सेम सीजन सालों भर रहेगा, यानी कि सीजनल वेरिएशन नहीं आएगा। यानी कि बी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन, द फेनोमेना वेयर द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स दैट आर इन कांस्टेंट मोशन इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड। हमने आपको बताया है पिछले क्लास में कि जो हमारा लिथोस्फीयर है ये डिफरेंट प्लेट में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। लिथोस्फीयर है जो डिफरेंट प्लेट में डिवाइडेड है, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट जो मेंटल और क्रस्ट के बीच में स्टेनोस्फीयर है, जो लिक्विड मैग्मा है, उस मैग्मा के ऊपर तैरता रहता है। और ये जो डिफरेंट लिथोस्फेरिक प्लेट जो स्टेनोस्फीयर पे फ्लो करते रहता है, कभी ना कभी वो एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। जब दोनों एक दूसरे के पास होते हैं तो टकराते हैं, और जब टकराते हैं तो वहाँ पे फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है। यानी कि द फेनोमिना वेयर द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्लेट्स दैट इज
आर इन कांस्टेंट मोशन, जो हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहे, ये किस चीज के फंडामेंटल स्टडिंग में काम करते हैं? ये काम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन एंड ओशियन ट्रेंच। तो ओशियन ट्रेंच और माउंटेन के स्टडी में ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट हैं जो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। 24 नंबर, Isthmus of Panama and Isthmus of Suez are of critical importance in the physical geography because जो Isthmus of Panama है और Isthmus of Suez है, ये फिजिकल ज्योग्राफी में क्रिटिकल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? देखो, Isthmus का मतलब है कि ये है दो मेजर बड़े बड़े लैंडमास को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। दो लैंडमास को कनेक्ट करते हैं, यानी कि दो लैंडमास को जोड़ने के लिए ये एक ब्रिज का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि सर्व एज अ स्ट्रेटजिक लैंड ब्रिज कनेक्टिंग लार्जर लैंडमास। एस्थमस जो होते हैं जो दो लार्जर लैंडमास को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक, इसलिए जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो सही आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन, द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ वाइटल फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज इट्स बेस्ट एग्जाम्पल। जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो वाइटल फंक्शन प्ले करते हैं हमारे बायोस्फीयर में। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, यानी कि द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय एनिमल ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। तो क्या एनिमल ऑक्सीजन रिलीज करते हैं रिस्पायरेशन के दौरान? बताओ, नहीं, हम लोग रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। फिर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ओशियन एंड फॉरेस्ट, यानी कि जो हमारे बायोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर है और हाइड्रोस्फीयर यानी कि बायोस्फीयर में फॉरेस्ट भी है, और ये फॉरेस्ट और जो हमारा ओशियन है ये कार्बन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि प्लांट को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जो हमारा वाटर है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण जो ओशनिक वाटर है, क्योंकि ओशियन ज़्यादा मात्रा में है, तो जो ओशियनिक वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? सिक्वेस्ट्रेट करते हैं, यानी कि सिक्वेस्ट्रेशन होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, जिसके कारण ओशनिक वाटर एसिडिक वाटर में कन्वर्ट होते जा रहा है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही है कि जो ओशियन है और फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। बताओ, किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन है? नहीं? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।